हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारी परसेंटेज की क्लास चली हुई है और परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे अर्थमेटिक के लिए। आज हम परसेंटेज की क्लास 6 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर ऐसे आज का सेशन हमारे पास सारा का सारा कंप्लीट ऐसा रहने वाला है। मिक्स्ड क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिससे हम हर एक क्वेश्चन के आंसर 10 से 15 सेकंड में हम आंसर दे रहे होंगे। देखना एक बार, और आज पूरा का पूरा जो स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहे हैं, कंप्लीट इस लेक्चर को देखना और देखो, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है कि बड़े बड़े क्वेश्चनों की स्टेटमेंट और मैं 15 से 20 सेकंड में ही उनके आंसर कैसे निकालता हूं, और यही चीज़ आपने सीखनी है फ्रेंड्स। देखो, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन अपना इस पहला टाइप देखो एक बार क्या दिया हुआ है। स्टेटमेंट को पढ़ना जरूरी है, बस जैसे एक बार स्टेटमेंट पढ़ा और देखो आंसर कितना जल्दी होगा। इन ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ, एक टेस्ट में 80 क्वेश्चन है जिसमें कि हर क्वेश्चन कितना है, 1 नंबर का है। अर्पिता 65% 65% पहले 40 क्वेश्चनों में 65% के सही आंसर देती है, और आपसे पूछा है कि उसको बचे हुए 40 क्वेश्चनों में कितने परसेंट लेने होंगे कि उसको एंटायर टेस्ट में उसका परसेंटेज कितना हो जाए, 75% हो जाए। तो देखो फ्रेंड, जब भी अपने पास इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, आप जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितने हैं 80, तो आप ये बताओ जितने क्वेश्चन है 80, उसने पहले 40 क्वेश्चन और बाद में 40 क्वेश्चन, यही रेशो दिया हो, फर्स्ट 40 और फिर लास्ट वाले 40, इनको रेशो में बदल लो। क्या करो, रेशो में। तो इनका रेशो क्या 1:1 नहीं हुआ, सही है कि नहीं है। यानी कि पहले 40 क्वेश्चनों की परसेंट जो रेशो है 1, जो पहले 40 क्वेश्चनों का, यानी कि जो पहले 40 क्वेश्चन में उसने कितने परसेंट नंबर लिए, तो आप बोलोगे 65% नंबर लिए, तो इट मीन्स उसका पहले तो 65% है कि नहीं है, बोलो। तो अगर 1 और 1 टोटल कितना हुआ 2, 2 में से 1 निकल गया तो रिमेनिंग तो 1 बचा, तो बचे हुए, यानी कि ये जो बचे हुए 40 क्वेश्चन में उसने कितने परसेंट नंबर लेने होंगे, यही हमारा आंसर देगा कि उसको ओवरऑल तो रेशो कितना है 1 और 1 2, ओवरऑल तो रेशो कितना है 1 2, कि उसको एंटायर टेस्ट में कितने परसेंट नंबर लेने हो। तो आप बोलो एंटायर टेस्ट में परसेंटेज क्या 75% नहीं दे रखी, और 75 इंटू 2 क्या 150 नहीं होता, अरे बोलो जल्दी से 150%। क्लियर है। अब आप ये बताओ, इन दोनों का टोटल, इसका और इसका टोटल 150 होना चाहिए। तो इसमें से जब आप ये निकालोगे तो फ्रेंड्स क्या 85 नहीं होगा, यानी कि इस x% की वैल्यू रिमेनिंग 40 क्वेश्चनों में उसको कितने परसेंट क्वेश्चनों के आंसर सही देने होंगे, 85% के आंसर सही देने होंगे। देखो क्वेश्चन को देखते ही उड़ा दिया कि नहीं उड़ा दिया। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आज के लेक्चर में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है फ्रेंड्स, तो इसलिए लेक्चर को लास्ट तक देखना इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, आपको देख के लेक्चर मजा आ जाएगा। एक बार नोट करो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है अभी, ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। देखो एक बार, बिल्कुल वही पैटर्न है। क्या टोटल क्वेश्चन हमें कितने दिए हुए हैं, आप जल्दी से बताओ। आप बोलोगे 250 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनमें से पहले 125 क्वेश्चन, अरे बोलो, और नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। रेशो तो यही होगा कि नहीं होगा, पहले 125 दूसरे 125, रेशो कितना हुआ 1:1 हुआ। सारे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब ये जो पहला 1 रेशो, यानी कि पहले 120 क्वेश्चन है, उसको रेशो में बदल के वैल्यू 1 आ गई। तो पहले 125 क्वेश्चनों में उसने 40% के आंसर सही दिए, तो यानी कि ये तो 40% हो गया, सही है कि नहीं है। बचे हुए क्वेश्चन एक बचा, यानी कि रिमेनिंग क्वेश्चन भी नेचुरल सी बात है, 125 क्वेश्चन का रेशो 1 है, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। तो टोटल 1 और 1 2, अरे एंटायर टेस्ट में उसको कितना हो जाए उसका परसेंटेज, आप बोलोगे 60% हो जाए, और 60 दूनी 120, 60 दूनी 120। फ्रेंड्स, क्या मेरी बात समझ रहे हो। क्या इन दोनों का टोटल हमारे पास 120 बनाने के लिए 120 में 40 निकाल दोगे, 80%। यानी कि जो बचे हुए 125 क्वेश्चन है, बचे हुए 125 क्वेश्चन है, उसके उनमें से उसको 125 क्वेश्चनों के 80% 125 क्वेश्चनों में 80% के आंसर सही देने होंगे कि उसका एंटायर टेस्ट में परसेंटेज कितना हो जाए 60%, और यही हमारा आंसर है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार नोट करो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तो देखो फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन में 142 क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे रेशो फिर वही 1:1 होगा, परसेंटेज बिल्कुल सेम दी हुई है। तो अगर मान लो मैं अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो तो मैं देखते ही आंसर क्या लगा दूंगा, 80% लगा दूंगा। देखो कैसे, आप ये बताओ क्या 71 और 71 ये इनका रेशो क्या 1:1 नहीं हो जाएगा? बोलो, आप तो आ रही है कि नहीं बात समझ में? तो जो पहले 71 क्वेश्चन है उसमें से उसने 40% के करेक्ट आंसर दिए, तो ये तो 40% हो गया। बचे हुए का आपने बताना है कि कितने परसेंट का आंसर दे, तो 1 और 1 2 की ओवरऑल उसकी परसेंटेज क्या 60%, और 60 दूनी 120। बस क्वेश्चन खत्म, इन दोनों का टोटल। तो बचे हुए 71 क्वेश्चनों में उसको 80% के आंसर सही देने होंगे कि उसका ओवरऑल परसेंटेज कितना हो जाए 60%। सही है कि नहीं है? एक बार नोट करो, बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड बढ़ते हैं, देखो अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास किस फॉर्म किस में दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है। तो हम देखो इसको परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू पे इसको कैसे सोल्व करते हैं। जहां भी क्वेश्चन में परसेंटेज देखे नहीं, क्वेश्चन परसेंटेज का है। अब आप ये बताओ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए मैन परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट ₹540, 5,400 रुपए में उस एक आदमी ने कुछ आर्टिकल खरीदे हैं। एंड ही सेल 2/3, उसने उसका 2/3 5% प्रॉफिट पर बेच दिया। एट वट परसेंट डिड ही सेल द रिमेनिंग टू गेन ओवर 13% ओवरऑल? आप ये बताओ, क्या हमें क्वेश्चन का आंसर परसेंटेज में नहीं देना? और बच्चे यही गलती कर देते हैं, आंसर जब भी हमें परसेंटेज में देना हो, रियल वैल्यू के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस रियल वैल्यू के साथ क्या है स्टूडेंट, कोई लेना देना नहीं है। अगर आप रियल वैल्यू के साथ जाओगे तो क्वेश्चन को खुद ही ज्यादा कैलकुलेटिव कर लोगे। अब आप सिर्फ इस फ्रैक्शन को देखो, ये फ्रैक्शन क्या दी हुई है कि उस पर्सन ने सेल्स यानी कि बेचना 2/3। भाई फ्रैक्शन किसकी है, सेलिंग की है। तो फ्रैक्शन में हमेशा नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, टोटल होती है। हमने टोटल आर्टिकल को ही क्या मान लिया, 3 मान लिया। सही है। अगर टोटल आर्टिकल 3 है, 3 में से उसने 2 बेच दिए, 3 में से उसने 2 बेच दिए, 3 में से 2 कितने परसेंट पर बेच दिए? आप देख रहे हो 5% पर बेच दिए, यानी कि ये तो 10% हो गया। 3 में से 2 5% पर बेच दिए, तो 2 × 5 कितना हो गया, 10%। तो आप ये बताओ, 3 में से अगर 2 बेच दिए तो रिमेनिंग कितना बचा, 1 बचा। इंटू में x% बराबर इसकी वैल्यू निकालनी है, और 2 और 1 3। ओवरऑल पर कितना परसेंट हो उसको प्रॉफिट, ओवरऑल पर प्रॉफिट कितना हो, गेन यानी कि प्रॉफिट 13%। अरे सही है। तो 13 तिया 39%। तो आप ये बताओ फ्रेंड्स, क्या इन दोनों का टोटल, इसका और इसका टोटल मिलके कितना आना चाहिए, 39। तो बस 39 में से इसको निकाल दो, क्या ये 29%, यानी कि इस x% रिमेनिंग को उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचना होगा, 29% प्रॉफिट पर बेचना होगा, कि उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 13%। होप आप सभी को बात आ रही होगी, समझ में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तभी बोलता हूं कि लेक्चर कंप्लीट देखा करो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो क्वेश्चन देखा और उड़ा दिया, क्वेश्चन देखा और उड़ा दिया। लिखो एक बार, आगे बढ़ते हैं। तो देखो फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन में। देखो 5वां क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन के ही बिहाफ पे है। यहाँ एक छोटी सी एक नई बात सीखने को मिलेगी, जहां अक्सर आप गलती कर दोगे, इसलिए इसको देखो ध्यान से, देखो कि यहाँ क्या मिस्टेक हो जाती है। फॉर्मेट तो वही रहने वाला है। अब आप ये देखो, क्वेश्चन का आंसर हमें क्या देना है, परसेंटेज में देना है। किस में देना है, परसेंटेज। तो इस रियल वैल्यू के साथ हम ना तो इसको देखना, ना ही हमने इसके साथ जाना। ठीक है कि नहीं है? आप ये बताओ, सेल, ये सेल क्या होता है, बेचना। कितने, 3/5। तो आप ये बताओ, टोटल को हम कितना मान लें, टोटल आर्टिकल को कितना मान लें, 5 मान लें। अगर टोटल आर्टिकल हमारे पास फ्रेंड्स कितने हैं, 5, तो 5 में से 3 तो उसने कितने परसेंट पर दे दिए, 8%। 8 तिया 24% हो गया कि नहीं हो गया? अब ये बताओ, 5 में से अगर 3 बेच दिए तो बचे 2 × में x%।
अब ये बताओ 3 और 2 5, ओवरऑल उसको क्या हो रहा है, ओवरऑल 12% का प्रॉफिट हो रहा है, 12% प्रॉफिट, तो 12 पंजे 60, 60। यहां तक तो बात सही है, लेकिन आप एक बात बताओ, इस 60 में से 24 निकालोगे क्या 36% नहीं आएगा। लेकिन अभी तक जितने भी आपने पिछले क्वेश्चन देखे हैं, यहाँ रेशो, ये वैल्यू रेशो में कितने आती रही है 1, रेशो में कितने, और वही जो 1 आती रही है वही हमारा रिमेनिंग आंसर होता है, और यही गलती कर देते हैं। तो आप इसको भी यहाँ 1 की वैल्यू निकालोगे तो बस इस 36 को डिवाइड बाय क्या कर दो, 36 को डिवाइड बाय 2, क्योंकि फिर ये 1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो आप ये बताओ फ्रेंड्स, क्या 18% यानी कि रिमेनिंग को उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचना होगा, 18%। यहां अगर 1 है तो बहुत सही है, फिर तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 1 नहीं है तो डिवाइड बाय, उसी वैल्यू के साथ डिवाइड बाय कर दो, वो अपने पास 1 की वैल्यू हो जाएगी। होप आप सभी इस बात को समझ रहे होंगे। एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे, जो कि अब थोड़ा सा उसने और चेंज कर दिया है। देखो क्या चेंज कर दिया है। अब यहां तक तो अब आप ये देखो, वैल्यू ये बिल्कुल सेम है, लेकिन आंसर हमें क्या देना है, एट बट लॉस परसेंट। यानी कि अब हमारा आंसर क्या है, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट के ऊपर यानी कि कितना लॉस परसेंट पर बेचना होगा रिमेनिंग को, कि उसको ओवरऑल जो गेन है वो 4% हो। तो आप ये देख रहे हो कि इस वैल्यू के साथ तो हमने जाना नहीं, इसको टारगेट कर लो जितनी आर्टिकल उसने बेचे हैं। तो फ्रेंड कितने आर्टिकल बेचे, आप बोलोगे 3/8, कितना बेचा है 3/8, टोटल कितना है, ये अपने पास टोटल होता है कि नहीं होता। अगर 8 आर्टिकल टोटल है तो इसमें से तीन उसने कितने परसेंट पर बेच दिए, तो आप देख रहे हो 12% पर बेच दिए, और 12 गुणा 3 36% हो गया। और 8 में से अगर 3 गया तो बचे कितने 5, और इनटू में x, और ये परसेंट, ये अपना आंसर होगा। और टोटल ओवरऑल 5 और 3 8, ओवरऑल यानी कि उसको 4% का प्रॉफिट होना चाहिए, 32%। आप ये बताओ यहां तक बात आ रही है कि नहीं समझ में। यानी कि इन दोनों का टोटल हमारा 32, तो नेचुरल सी बात है यहाँ -4% होगा, तभी तो ये अपने पास 36% में 4% जाएगा, तभी तो ओवरऑल हमारे पास ये 32% आएगा। यानी कि 8, ये जो 8 होता है फ्रेंड, अगर इसको मैं 1 रेशो में बनाऊं तो 8 चौके, तो ये तभी 4% आता है कि नहीं आता है। अब यहां बच्चे यही गलती कर देते हैं। अब ये बताओ यहां भी 1 आना चाहिए अपना, यहां भी क्या आना चाहिए 1। तो आप ये बताओ, इसको 1 बनाने के लिए हम ये जो माइनस यानी कि जो 4 है, आंसर तो अपना लॉस में आना है, तो इस 4 को क्या हम 5 के साथ डिवाइड नहीं करेंगे। अरे बोलो सही है कि नहीं है। तो 5 0 5 8 40, यानी कि जो रिमेनिंग है उसको 0.8% लॉस पर बेचना होगा भी, ताकि उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाए, 4% हो जाए। होप ये बात आप समझ रहे होंगे कि नहीं समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, 7th क्वेश्चन पे, एक बार नोट करो इसको। तो फ्रेंड बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। देखो क्या दिया हुआ है, द सैलरी ऑफ ए बी एंड सी, 3 बंदों की जो सैलरी है आर इन द रेशो। आप ये मत सोचना ये क्वेश्चन रेशो है, रेशो एंड प्रोपोर्शन जब मैं करवाऊंगा तो वहां विदाउट परसेंटेज, क्योंकि अब देखो ये अपना टॉपिक क्या चला हुआ फ्रेंड, परसेंटेज का। क्लियर है, ये रेशो वाली बात भी मैं सारी बात जब आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन शुरू होगा तो वहां ये सारी बात समझाऊंगा। लेकिन अभी हमारा टारगेट क्या है, परसेंटेज के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं आज की क्लास में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो 5%, 10% और 15% रिस्पेक्टिवली बढ़ जाती है इन दिनों की। तो कह रहे उसके बाद देन द इंक्रीज सैलरी, जो बढ़ी हुई सैलरी है वो किस रेशो में होगी, ये क्वेश्चन पूछा है हमसे। देखो एक बार, इस जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा हमने इनको करना कैसे है। ये 3 पर्सन है, ए बी और सी, ये इनकी सैलरी है 1:3:4, 1:3:4। हम क्या मान लेते हैं, ए की सैलरी 1 रुपया, बी की सैलरी 3 रुपया और सी की सैलरी 4 रुपया, और कोई भी वैल्यू अपना में 100% होती है। क्लियर है कि नहीं है। अब इसकी सैलरी में कितना इंक्रीज हो गया, 5%, इसकी सैलरी में कितना इंक्रीज हो गया, 10%, इसकी सैलरी में कितना इंक्रीज हो गया, 15%। तो आपने न्यू रेशो बताना है, आपने क्या न्यू रेशो नहीं बताना, अभी बढ़ी हुई सैलरी का रेशो कितना होगा, यही आंसर हो जाएगा हमारा। अरे सही है कि नहीं है।
अब आप ये बताओ, ये जो 1 है अपराम में कितना है? 100%। 1 अपराम, कोई भी वैल्यू अपराम में 100% होती है। और इंक्रीज या डिक्रीज किस में होता है? हमेशा 100 में होता है इंक्रीज या डिक्रीज। तो 100 में 5 ऐड कर दो, 100 में 5 ऐड कर दो, 105 और 105 इंटू 105। तो 100 में 10 इंक्रीज कर दो, 110 और 110 इंटू 330 और 100 में 15 ऐड कर दो, 115 इंटू 460। क्या ये मेरी बात समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? क्लियर है ये बात? अब आगे जो कटता है काट दो। देखो तीनों वैल्यू 5 पे कट रही है, क्योंकि रेशो में जो कटता है काट सकते हैं अगर तीनों में कुछ कंबाइन हो, कॉमन हो। 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 6 30, 5 6 30, 5 9 45, 5 दूनी 10। आगे इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही अपने पास बढ़ी हुई सैलरी, जो बढ़ी हुई सैलरी का रेशो क्या हो जाएगा तीनों बंदों का? 21:66:92। देखो क्वेश्चन आया और उड़ा दिया, आया और उड़ा दिया। क्लियर है? एक बार नोट करो। तो बढ़ते हैं फ्रेंड, देखो अपने 8वें क्वेश्चन पे, जो कि हमारा एक नया टाइप है। इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होती है स्टूडेंट? जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में होती है। अंश बटे हर, न्यूमरेटर को अंश बोलते हैं, डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इंक्रीज्ड बाय 200%। न्यूमरेटर में तो 200% इंक्रीज हो जाए और डिनोमिनेटर में इंक्रीज कितना हो जाए? 350। तो हमें रेजोनेंट फ्रैक्शन कितनी मिलती है? 5/12 मिलती है। तो बोलते हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन बताओ कितना है? ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है? तो बस हम क्या मान लेते हैं, लेट ओरिजिनल फ्रैक्शन को ही हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मान लेते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। और आप ये बताओ, कोई भी वैल्यू अपना में 100% होती है, कोई भी वैल्यू अपना में 100% होती है, और इंक्रीज या डिक्रीज किस में होता है? 100 में होता है। अब ये ऑलरेडी दोनों 100% तो है ही है, और 100 में ही इंक्रीज होगा। इंक्रीज या डिक्रीज किस में होगा? 100 में। इसमें कितना इंक्रीज करना है? न्यूमरेटर में 200। 100 तो ऑलरेडी है, तो इस न्यूमरेटर की आप 100 + 200 300% की वैल्यू निकाल दो। अरे सही है। और ये 350 100% तो है ही है, डिनोमिनेटर की 450% की वैल्यू निकाल दो। क्लियर है? तो तब जब न्यूमरेटर में इतना इंक्रीज हो जाए, डिनोमिनेटर में इतना इंक्रीज हो जाए, तो रेजोनेंट फ्रैक्शन क्या 5/12 नहीं हो जाती? बोलो जल्दी से, ये क्वेश्चन है कि नहीं है? अब आप ये बताओ, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दिया, 0 के साथ 0, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। क्लियर है? अब आप ये बताओ, अगर मैं यहां से n/d, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ये 5/12, क्या ये वैल्यू यहाँ के रिवर्स नहीं हो जाएंगी? 3/2 हो जाएगा। यहाँ 2/3 है, 3/2, और 3 चौके 12 और 4 दूनी 8। तो ये क्या आंसर इस क्वेश्चन का, जो हमने ओरिजिनल फ्रैक्शन माननी है, क्या फ्रेंड्स 5/8 नहीं हो जाएगी? देखो आसान सा क्वेश्चन है, होप आप सभी समझ रहे होंगे। बस एक छोटा सा कंसेप्ट है कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर इंक्रीज या डिक्रीज हमेशा किस में होता है? 100 में होता है। एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो देखो फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन में, जो 8वीं की तरह ही है। देखो एक बार, इसमें भी हमने क्या बताना है? ओरिजिनल फ्रैक्शन बतानी है। तो क्या ओरिजिनल फ्रैक्शन को हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर नहीं मान ले? और आपको पता है कि इंक्रीज या डिक्रीज हमेशा किस में होता है? 100 में होता है। न्यूमरेटर में कितना इंक्रीज करना है? 200। तो 100% तो है ही है, तो इस न्यूमरेटर की आप 300% की वैल्यू निकालोगे, और डिनोमिनेटर 100% तो है, ये यहाँ कितना इंक्रीज करना है? 400। तो 100 + 400 500। अरे बात समझ रहे हो? तो रेजोनेंट फ्रैक्शन इतना मिल जाता है, 20 एकम 20 और 1 21, 21/20। क्या ये बात समझ रहे हो सारे के सारे? सही है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल। सही है। अब आप ये बताओ, 3 सत्ते 21, 5 चौके 20, क्या न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर क्या 7/4 ये हमारा आंसर नहीं हो गया? देखो क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। बस इंक्रीज या डिक्रीज किस में करना है? 100 में करना है। एक बार नोट करो, बढ़ते हैं आगे।
तो फ्रेंड बढ़ते हैं अपने देखो 10वें क्वेश्चन में, जो कि हमारा एक अलग टाइप है। देखो एक बार, इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स 25%, यानी कि इट मीन्स ये फेल का ही है। 25% किस में फेल हो जाते हैं? इंग्लिश में, और 10% दोनों में ही फेल हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चनों में जो सिमेट्री होगी या तो फेल वाली होगी या पास वाली होगी। कई बार वो, अब हमें इन क्वेश्चनों को टारगेट इसके बिहाफ पे करना होता है कि जो दोनों सब्जेक्टों में, तीनों सब्जेक्टों में फेल हुए हैं, पास हुए, उनके हिसाब से इनको बदलना होता है। अब कई बार वो ये क्या करता है, 10% फेल हुए हैं दोनों में, तो ओवरऑल फेल दे देता है। एक में फेल दे दिया, एक में पास दे दिया। तो इसको भी अगर मान लो सपोज मैं यहाँ ये लिख दूं कि 75% पास हुए इंग्लिश में, तो नेचुरल सी बात है, कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में 100% होता है, तो हमें इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेना था। अगर 75% पास देता तो 100 - 75, हमें जो ये डाटा है वो किसका लेना था? फेल का ही लेना था। क्लियर है? एक बार देखो, अब इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो आप ये बताओ, हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, ये मैथ और ये अपने पास क्या हुआ? इंग्लिश। मैथ में कितने परसेंट फेल हैं? तो आप बोलोगे 35% फेल है। और इंग्लिश में कितने परसेंट फेल हैं? इंग्लिश में आप बोलोगे 25% फेल है। और दोनों सब्जेक्टों में कितने फेल हैं? दोनों सब्जेक्टों में 10%। अरे सही है कि नहीं है? आप मुझे एक बात बताओ, ये पूरा सर्कल किसका है? आप बोलो मैथ का। इस पूरे सर्कल का टोटल क्या 35 नहीं होना चाहिए? तो 35 में से 10 गया तो क्या ये 25 नहीं बचा? और ये पूरा सर्कल किसका है? इंग्लिश का। तो इस पूरे सर्कल की वैल्यू हमारे पास कितनी होनी चाहिए मिलाकर? 25 तो 10, 25 - 10 15। आ रही है बात समझ में? 15। क्लियर है ये बात? अरे बोला करो, सही है कि नहीं है? अब आप ये बताओ, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, ये सिर्फ अगर मैं इस रिमेनिंग इसकी बात करूं, देखो इस एरिया की, इसको हटा के, तो ये ओनली मैथ में 25 ओनली मैथ में फेल हुए हैं। और अगर मैं इस एरिया की बात करूं, इस एरिया की, ये 15% ओनली इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो आपने ओनली मैथ में फेल होने वाले, ओनली इंग्लिश में फेल होने वाले और दोनों में फेल होने वाले देख लिए, टोटल फेल होने वाले कितने हैं? इन सभी को जोड़ दो, 25% और 10% और 15%। तो 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में, दोनों सब्जेक्टों में क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। अरे बोलो, फेल हुए हैं। टोटल तो 100% होता है, तो 100% में से निकाल दो। 100% में से अगर मैं 50% निकाल दूं, तो क्या 50% ही हमारे पास आंसर भी 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुए हैं। देखो कुछ मुश्किल नहीं था इस क्वेश्चन में, एक बार मैंने आपको समझा दिया, होप आप सभी इसको समझ भी गए होंगे। एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड बढ़ते हैं, देखो 11वें क्वेश्चन पे। 11वें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि इन ए विलेज 60% फैमिली ऐसी है जिनके पास क्या है? काऊ है। 30% फैमिली ऐसी है जिनके पास क्या है? एक बुफेलो है। और 15% फैमिली ऐसी है जिनके पास दोनों ही काऊ भी हैं और बुफेलो भी हैं। इस प्रकार जो वहां गांव में है, टोटल 96 फैमिली है इन द विलेज। तो आपने क्या बताना है फ्रेंड? ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय है ना ही कोई बुफेलो है। देखो एक बार, इतनी बड़ी सारी स्टेटमेंट है, डरना नहीं है। अब आप ये बताओ, ये तो अपने पास वो परिवार हुए जिनके पास क्या है? काऊ है। ये तो कितने अपने पास 60%। और ये वो परिवार है जिनके पास क्या है? बुफेलो है। स्पेलिंग पे नहीं जाना, मैथ का टीचर हूं मैं, क्लियर है कि नहीं है? ये अपने पास क्या है? अपने पास 30% है। क्लियर है? और 15% फैमिली ऐसी है जिनके पास ये दोनों ही हैं। अरे सही है, ये पूरा सर्कल काऊ का है, यानी कि ये पूरा सर्कल उस फैमिली का जिसके पास काऊ है। तो आप ये बताओ, इन दोनों का टोटल 60 होना चाहिए, क्या ये 45 नहीं हो गया? क्लियर है ये बात? इन दोनों का टोटल ये 15 नहीं हो गया? ये बात समझ रहे हो? अगर मैं इसको सेडिड कर दूं, इसको, तो क्या ये वो ओनली वाला
ओनली वाला डाटा नहीं होगा। अभी 45% फैमिली ऐसी है जिसके पास सिर्फ काऊ हैं, 15% फैमिली ऐसी है जिसके पास सिर्फ बुफेलो हैं। क्लियर है? अगर मैं इनको जोड़ दूं फ्रेंड्स, आप ये बताओ, अगर 45 और 15 60 और 15 75, 75% फैमिली ऐसी है जिनके पास काऊ भी है और बुफेलो भी है। तो आप ये बताओ, जिसके पास ना काऊ, टोटल 100% होता है, तो क्या 25% फैमिली ऐसी है जिसके पास ना तो काऊ है ना ही बुफेलो है, ना तो काऊ है ना ही बुफेलो। और आप ये बताओ टोटल फैमिली कितनी है? 96। तो आप 96 का 25% क्या 1/4 नहीं होता? क्लियर है? और 2400 का 96, यानी कि 24 फैमिली ऐसी है जिसके पास ना तो कोई काऊ है ना ही कोई बुफेलो। और यही हमारा आंसर। एक बार नोट करो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते अपने 12वें क्वेश्चन पे, जो कि दिया हुआ है, इन ए रिसेंट सर्वे 40% हाउसेज, 40% हाउस ऐसे हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा बंदे पीपल रहते हैं, पर्सन रहते हैं। ऑफ दोज हाउसेज, ऐसे हाउस जिसमें ओनली 1 पर्सन है, वो क्या है? 20% है। 20% वर हैविंग ओनली मेल। और जो जितने ऐसे घर हैं जिसमें एक ही पर्सन है, उसमें 20% घर ऐसे जिसमें क्या है? ओनली मेल है। तो आपने बताना है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑल हाउसेज विच कंटेन एग्जैक्टली 1 फीमेल। ऐसे कितने घर हैं जिसमें सिर्फ एक ही फीमेल हो और कोई भी मेल ना हो। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन आप देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो हम टोटल घर को कितने मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। अरे सही है। अब 100 घरों में, अब सीधा सीधा बोल रहा है 100 का 40% यानी कि 40 घर ऐसे हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पर्सन रहते हैं। 40 घर ऐसे हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पर्सन रहते हैं। तो आप ये बताओ 60 घर ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन है, जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन है। वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ये बात तो समझ रहे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप ये बताओ जिन घरों में एक ही पर्सन है, उसमें से भी 20% घर ऐसे हैं जिसमें क्या है? सिर्फ ओनली ए मेल। तो 60 का 20% यानी कि 12 घर ऐसे हैं जिसमें एक ही पर्सन है और वो पर्सन क्या है? मेल है। एक ही पर्सन और वो क्या है? मेल। तो इसका मतलब 80%, 60 का 80%, या 60 में से 12 निकाल दो, 8 6 के 48, सही है कि नहीं है? 48 घर ऐसे हैं जिसमें एक ही पर्सन और वो क्या है? फीमेल है। अरे सही है। तो आपने यही बताना है फ्रेंड, ऐसे कितने घर हैं, ऐसे कितने परसेंटेज हैं घर हैं जो जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन और वो क्या है? फीमेल हो, और जिसमें कोई भी मेल ना हो। तो आप ये बताओ 100 के ऊपर 48 घर ऐसे जिसमें एक ही फीमेल, एक ही पर्सन और वो क्या है? फीमेल है, और कोई भी मेल नहीं है। और आपको पता है 100 के ऊपर कोई भी वैल्यू उतने परसेंट के बराबर होती है। 100 के ऊपर कोई भी वैल्यू उतने परसेंट के बराबर, तो 48% घर ऐसे जिसमें एक ही फीमेल है और कोई भी मेल नहीं है। बस आंसर इस क्वेश्चन का एक बार नोट करो। तो फ्रेंड्स, होप आप सभी को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत मज़ा आया होगा। आज हमने डिफरेंट टाइप के काफ़ी क्वेश्चन कवर करे हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करें कि जिनका आंसर हम विदिन 10 से 15 सेकंड में मैंने खुद भी निकाले, और आपको खुद भी पता चल गया होगा कि हमने इनके आंसर कैसे निकालने हैं। तो अगर आप सभी को फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगती है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, फिर ताकि और पर्सन्स के पास भी हमारी ये वीडियो पहुंच जाए। और जिन लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे वो अपने आप ही लाइक शेयर कमेंट तो अपने आप ही कर लेंगे। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अगर आपको अच्छी लगती है। और फ्रेंड्स, ये 13 और 14 क्वेश्चन एक बार देखो, ये आपका होमवर्क है जो आपको मैं डेली दे रहा हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलर वीडियो देखते हैं, स्टार्टिंग से देख रहे हैं परसेंटेज की, उनको बहुत मज़ा आ रहा है। और जो स्टूडेंट पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है इसकी परसेंटेज की,
शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा, एक भी सिंगल भी डाउट नहीं रहेगा। तो एक बार इसको नोट कर लेना फ्रेंड्स, और ये आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करने हैं भाई, इस पहले क्वेश्चन का और दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।